नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही YouTube चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों हम लोग जैसा कि अभी एसएससी के लिए सीरीज देख रहे हैं जीके जीएस की, जिसमें टोटल 30 वीडियो आने वाली है। तो उन 30 में से आज आप 10वीं वीडियो को वॉच कर रहे हैं। इससे पहले हमने आपको 9 वीडियो प्रोवाइड करा दिया है तथा जो बच्चे पीडीएफ ग्रुप में हैं उनको पीडीएफ भी दे दी गई है। ये सीरीज के सभी कंटेंट बाइलिंगुअल है, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में अलग अलग पीडीएफ दिया जाता है। ठीक है भाई, आज आपने हमारे ई बुक का कमाल देख लिया होगा। एसएससी जेई का एग्जाम था, है ना। बहुत सारे बच्चे व्हाट्सएप मैसेज कर रहे हैं कि सर ई बुक से 85% से भी अधिक क्वेश्चन आपके ई बुक में दिया गया है जो एग्जाम में आए। अब इससे ज़्यादा क्या ही करा सकता हूँ, है ना। कोई विधाता भी जो है 100% आपके क्वेश्चन एग्जाम में मिला के नहीं देगा। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ जितना हो सके, है ना। तो इसीलिए बोल रहा हूँ ई बुक सर्वोपरि है एसएससी के एग्जाम के लिए, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं 30-35 क्लास से ही दादा इतने क्वेश्चन मिला देते थे। तो ये तो 100 क्लास का मटेरियल है, तो आप लोग लेके पढ़ सकते हैं। देखिए, कोई भी कंटेंट टुडे एग्जाम का चाहिए, ये मोबाइल नंबर है, इस पर व्हाट्सअप मैसेज करना है, या फिर सेम मोबाइल नंबर का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, लिंक क्लिक करके भी आप व्हाट्सएप के थ्रू और मैसेज के थ्रू बात कर सकते हैं। देखिए, ये वाली सीरीज जो हमने स्टार्ट किया था, इस सीरीज में कुछ नए रणनीति थे, जैसे कि आपको मैं ई बुक्स को जो है याद कराने का भी जिम्मा लिया हूं, और पर क्लास में 15 पेज आपको टास्क के रूप में देता हूं, और पिछले क्लास में दिए गए टास्क से आपको वन लाइनर रूप में क्वेश्चन पूछता हूं, है ना। जहां पे मैं आंसर नहीं बताऊंगा, ये सिर्फ आप ही बताओगे अगर मेरे कहने से आप याद कर रहे हो, पढ़ रहे हो ई बुक को। तो ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्यूज, है ना। प्रसिद्ध राजघाट बांध किस नदी पर स्थित है, आपको बताना है। नूरजहां के पिता का नाम कौन था, हिंट देता हूं, भारत में सफेद संगमरमर से निर्मित पहला मकबरा इन्हीं भाई साहब का था जो नूरजहां के पिता हैं, और बनाने वाले भी नूरजहां ही थे उस मकबरा को। अमचंग नेशनल पार्क ये किस राज्य में स्थित है। किस प्रकृति के जो प्रतिबिंब होते हैं, कैसे नेचर के प्रतिबिंब को आप जो है पर्दा पे उतार सकते हैं, रियल या इमेजिनरी, ऐसा पूछा जा रहा है। वर्तमान समय में लद्दाख के राज्यपाल कौन है। देखिए, लद्दाख के राज्यपाल पूछ रहे हैं। 110 मीटर पुरुषों के बाधा दौड़ में 2 हर्डल के बीच की दूरी कितनी होती है। इस क्वेश्चन को महिला वाला, पुरुष वाला, 100 मीटर, 110 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, हर एंगल से समझा चुका था पिछले क्लास में। अगर आपने वहां भी अच्छे से सुन लिया होगा तो जवाब दे पाएंगे। पूरा मॉडल की जो अवधारणा है, ये किस भूतपूर्व राष्ट्रपति की देन है, यह अवधारणा है पूरा मॉडल, है ना। इसके अलावा डीएनए की खोज वाटसन एवं क्रिक भाई साहब ने कब किया था। ठीक है, इसके अलावा किस अनुच्छेद के अनुसार लोकसभा संसद का निम्न सदन होगा। आप जानते हैं लोअर जो है आपका सदन है लोकसभा, अपर है राज्यसभा। तो कौन से आर्टिकल में इस प्रकार की बात को समझाया गया है ना। थोड़ा सा सही कर दे रहा हूँ, क्वेश्चन और नंबरिंग के साथ छिटफुट हो गया था, इसे बैलेंस कर दिया, है ना। 10वां क्वेश्चन पे आते हैं। आपका क्वेश्चन है हमारा, 2023 में कौन सा संवैधानिक संशोधन अपना 30वां वर्षगांठ मनाया है। 30वां वर्षगांठ कौन से संविधान संशोधन मनाया है, बताइएगा। अक्टूबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर, आज भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली बार हुआ है, तो कहाँ पर उद्घाटन किए हैं मोदी साहब। जैसे अभी सेला टनल का उद्घाटन अरुणाचल प्रदेश में किए हैं, सुदर्शन का गुजरात में किए हैं, अटल सेतु का आपका महाराष्ट्र में किए हैं। वैसे भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी बेसिन किस नदी का है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 में महाराष्ट्र को कितने स्वर्ण पदक प्राप्त हुए, गोल्ड पदक प्राप्त हुए। भारत का पहला पूर्णतः स्वदेशी परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन है ना। तारापुर, झट से नहीं मारिएगा, सोचिए थोड़ा। इसके अलावा भी आकार की घाटी तथा विसर्प का निर्माण किसके द्वारा होता है। वर्ष 2023 के लिए किस महिला खिलाड़ी को रिचेल फ्लिंट अवार्ड दिया जाता है। अब देखिए, मैंने इसको क्लियर करके बताया है क्लास के दौरान कि भाई रिचेल फ्लिंट अवार्ड और सर गारफील्ड अवार्ड, ये दोनों जो है एक ही क्षेत्र में दिए जाते हैं। दोनों में फ़र्क बस इतना है कि गारफील्ड अवार्ड जो है ये मेल को दिया जाता है और रिचेल फ्लिंट अवार्ड जो है ये फीमेल को दिया जाता है। अब तो अब तक याद आ जाना चाहिए। कबड्डी खेल में मैदान की चौड़ाई कितने मीटर होती है। स्वच्छ भारत मिशन के सेकेंड चरण यानी 2.0 की शुरुआत कब हुई। स्वच्छ भारत मिशन की दूसरी चरण की
भारत में जो एमएफआई कंपनी है, सूक्ष्म वित्त प्रदान करने वाली जो कंपनियां हैं उनको रेगुलेट कौन करता है? वर्ष 2024 में पद्म भूषण से सम्मानित यंग ली का संबंध किस देश से है? प्रसिद्ध पुस्तक जंगलनामा के लेखक कौन है? प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में हम कब मनाते हैं? किसके जन्मदिन पे मनाते हैं? 29 जून तो दे ही दिया है। उस्ताद बिंदा खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? 2024 में उत्तराखंड के प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? दिल्ली सल्तनत काल में एमबीटी का शासनकाल कब से कब तक था, यानी मोहम्मद बिन तुगलक का। ये जो वन लाइनर होते हैं 2-3 वीडियो के बाद इकट्ठे मैं एक क्लास में लेके आता हूँ जहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ मौखिक रूप से, ठीक है। साथ ही साथ जो कंटेंट की पीडीएफ आप अगर लेते हैं और आपको दिया जाता है तो वहाँ पे आंसर दोनों भाषा में लिखे होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं ये सीरीज ही बाइलिंगुअल है, आप कोई सा भी भाषा में ले सकते हैं या फिर दोनों ले सकते हैं एक ही कॉस्ट में। देखिए अभी जो आप सीरीज वॉच कर रहे हैं ये वाला सीरीज है 30 वीडियो वाला, है ना। इसकी कॉस्ट है मात्र 49 रुपया में आपको 30 वीडियो के जो है कंटेंट प्रदान किए जाएंगे और वीडियो तो ऑलवेज फ्री रहेगा आपका यूट्यूब पे। ये है आपका रेलवे की क्लास, इसमें अभी 9 क्लास हुए हैं। यहाँ पे हम साइंस ज़्यादा सीखते हैं, रेलवे की किसी भी एग्जाम के ऊपर एप्लीकेबल है। 1-2 क्लास पहले वॉच करें, फिर विचार करें, फिर ही कंटेंट खरीदें। ये भी 49 रुपये का है। और ये रहा भाई साहब ई बुक जिसकी कमाल आपने आज के एसएससी जेई के एग्जाम में देखे ही होंगे। चलिए शुरू करते हैं, है ना। और आज एक खुशी की खबर भी, गोरखपुर से कोई लड़का मुझे फ़ोन किया था 3 बजे के करीब, है ना, अपनी पढ़ाई लिखाई से संबंधित बात करने हेतु। तो उन्होंने बताया कि भाई जो आगामी एग्जाम है वो टीसीएस ही कराएंगे एसएससी का, ऐसा कुछ चल रहा है। तो अगर टीसीएस कराता है तब तो बेफिक्र रहिए, हमारे कंटेंट से जो थोड़ी बहुत डगमगी थी वो भी दूर कर लें, है ना। तो कंटेंट को जान लगा के पढ़ें, आपको पूरा फायदा मिलेगा। अंडमान निकोबार में सबसे ऊंची द्वीप सैडल पीक की ऊंचाई कितनी है? ठीक है, देखिए सैडल पीक की ऊंचाई है 732 मीटर। कितना है? 732 मीटर है। ये सैडल पीक क्या है? पीक है, कहाँ का है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है। एक एक बात को ध्यान से सुनेंगे, है ना, किसी चीज को हल्का में नहीं लेंगे और भगाएंगे तो बिल्कुल भी नहीं। वीडियो का टाइम नहीं है तो भाई चले जाए, जब टाइम हो तब देखिए, है ना। देखिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची जो सैडल पीक है इसकी हाइट आपका 732 मीटर है। प्रसिद्ध बैरन द्वीप अंडमान निकोबार में ही स्थित है। ये दोनों ही अंडमान निकोबार को जो है काफ़ी फेमस बनाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिहाज से। सैडल पीक और बैरन द्वीप, ये 2 चीज़ जो है आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसके अलावा अंडमान निकोबार से मैंने आपको 8 डिग्री, 9 डिग्री और 10 डिग्री चैनल जो है आपको बताया था याद रखने की जो है कैसी विधि है 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री चैनल का। तो एक बार रिवीजन करवा देता हूं। आज के बाद ये वाला क्वेश्चन रिपीट नहीं करूंगा, ये रिवीजन वाला। देखिए 8 डिग्री जो है ये आपके दोनों प्रथमाक्षरी समान होते हैं, यानी मालदीव से मिनिकॉय को जोड़ते हैं ना, मालदीव प्लस मिनिकॉय को जोड़ते हैं। तो ये दोनों में पहला वर्ड क्या है? मो है ना। इसके अलावा 10 वाला में क्या बताया था? लिटिल अंडमान से कार निकोबार को, यानी बड़का से छोटका को जोड़ता है। और जो 9 डिग्री है ना ये लक्षद्वीप से मालदीव को जोड़ता है। तो ये दोनों में प्रथम अक्षरी विषम रहते हैं, अलग रहते हैं। तो इस प्रकार से याद करने की तरीका है, जो सबसे छोटा है दोनों प्रथम अक्षर समान रहते हैं इसके, और जो सबसे बड़का है वो छोटका से बड़का को जोड़ता है, और बीच वाला एगो बच गया तो आप ऐसे ही याद रख सकते हैं। तो ये अंडमान निकोबार की जो चैनल है, डिग्रियां हैं, उन्हें याद रखने की है। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कौन कौन से जनजाति, जो अभी चर्च का विषय भी रहा है, ठीक है भाई, चर्च का विषय भी रहा है ये जनजाति। तो ये कौन कौन से जनजाति हैं? एक तो ओंग जनजाति काफी बार पूछे जाते हैं, एक सोमपेन जनजाति, कल मैंने करंट अफेयर वाला वीडियो जो पढ़ाया वहां भी इस सोमपेन वाले जनजाति को, है ना, मैंने वहां पे कोई क्वेश्चन था इससे संबंधित जो बताया था। तो ये सोमपेन जनजाति भी अंडमान में पाई जाती है। अंडमान निकोबार में 572 से अधिक द्वीप है, यानी द्वीपों का समूह है, न कि एक आइलैंड है, ठीक है। तो यहाँ पे 572 द्वीप है, लेकिन कुछ एक द्वीप में लोग रहते हैं, ऐसा नहीं कि सभी द्वीप पे लोग रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा इस द्वीप समूह में सबसे बड़ा द्वीप जो है ये ग्रेट निकोबार द्वीप है। अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप कहेगा तो आप ग्रेट निकोबार द्वीप को आंसर करना। कितना द्वीप कहेगा तो 572 से आगे जो भी ऑप्शन रहेगा या 572 रहेगा वो आपका आंसर होगा। ओंग और सोमपेन जनजाति पाए जाएंगे, सैडल पीक और आपका, है ना, बैरन द्वीप पाए जाएंगे, और बहुत सारे चीज है। महात्मा गांधी नेशनल पार्क भी है, गिलिटिया नेशनल पार्क है, साउथ बटन, नॉर्थ बटन नेशनल पार्क, सेलुलर जेल, ये सभी स्वराज द्वीप, हेवलॉक द्वीप, शहीद द्वीप, ये सभी जो है अंडमान निकोबार में स्थित है। ये पहले बता चुका हूँ, इसीलिए यहाँ पे नहीं रखा गया है। बंगाल की खाड़ी में स्थित है और कोलकाता उच्च न्यायालय के अंतर्गत आ जाते हैं आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह।
लक्षद्वीप भी एक द्वीप है भाई साहब। इन दोनों में क्या फ़र्क है? तो सीधा सीधा फ़र्क है, ये पश्चिम में था और अंडमान पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी वाले पार्ट में है, और ये आपके पश्चिमी भाग में अरब सागर में स्थित है, लक्षद्वीप में स्थित है। लक्षद्वीप में कितने द्वीपों की समूह है? तो 36 मेन द्वीपों की समूह है जो गिनती में आए हैं। देखिए, जो भी द्वीपीय वाला इलाका होता है ना, बहुत सारे द्वीप तक आदमी की पहुंच ही नहीं होती, तो कभी कभी गिनती ही नहीं होती। जैसे आप इंडोनेशिया कंट्री को ले लें तो वहां पे सैकड़ों अनगिनत द्वीप है जिसकी पता अभी तक नहीं लग गया है, सिर्फ अनुमान लगाया जा रहा है कि होना चाहिए। ठीक है, तो एक आंकड़ा जो अभी रिलीज है वो 36 आइलैंड का है। कहाँ पे? लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप आइलैंड के बारे में एक क्वेश्चन आपसे पूछता है कि इस आइलैंड की बनावट जो है किस प्रकार से है। तो इस आइलैंड की जो बनावट है ना बंधु, ये कोरल है। कोरल मतलब प्रवाल है ना, कोरल है, ये कैल्शियम का परत से बनती है, तो ये कोरल द्वीप है। कोरल द्वीप का उदाहरण है लक्षद्वीप। ध्यान रखिएगा, इसमें 1/3 जो आपका आइलैंड है 36 का, 1/3 12 होगा, है ना, 12 होगा, लेकिन 12 से कम 11-12 पे ही जो है यहाँ पे जनजाति निवास करते हैं या लोग निवास करते हैं। लक्षद्वीप जो आधुनिक स्वरूप में आप जान रहे हैं, ये 1 नवंबर 1973 को आया था आधुनिक स्वरूप में। इससे पहले लक्षद्वीप को जो है इस प्रकार से अंगीकृत नहीं किया गया था। इनका नाम भी अलग हुआ करता था। इनका नाम अलग होने में क्या क्या नाम था? लक्काद्वीप और अमीनी द्वीप इनका नाम रखा गया था। ठीक है, इस नाम से हम पहले जानते थे इनको। बाद में 1 नवंबर 1973 से इसका नाम लक्षद्वीप दे दिया गया और ये यूटी है ना। इसकी राजधानी कहाँ है? कवारती है। यहाँ पे मालदीव के जैसा ही यहाँ पर आप दिवेही भाषा की झलक देखेंगे लक्षद्वीप के अंदर। और लक्षद्वीप जो है ये केंद्र शासित प्रदेश में सबसे छोटू भी है और लिटरेसी रेट में जनगणना 2011 के अनुसार सबसे हाई भी है। इसकी लिटरेसी रेट 91.6% जो है आपका रिकॉर्ड किया गया था जनगणना 2011 के अनुसार। लक्षद्वीप जो है ये केरल हाई कोर्ट के अंतर्गत यानी न्यायालयी क्षेत्र में आ जाते हैं। एक क्वेश्चन एसएससी बार बार पूछता है कि 1 नवंबर को कितने केंद्र शासित प्रदेश या स्टेट और यूटी मिलाकर जो है अपनी स्थापना दिवस मनाते हैं। तो स्टेट और यूटी मिलाकर 1 नवंबर को कुल 9 जो है अपनी स्थापना दिवस सेलिब्रेट करते हैं, जो आपके सामने नाम दिख रहे हैं। ई बुक में भी दिया गया है ये वाली पॉइंट। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और पंजाब, है ना। इसके अलावा अरावली पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है आपका गुरु शिखर उनका नाम है। तो ये जो गुरु शिखर चोटी है इसकी हाइट कितनी है? तो गुरु शिखर चोटी की हाइट है दादा 1722 मीटर। ठीक है, 1722 मीटर। ये दुनिया में सबसे ओल्डेस्ट पर्वत श्रेणी मानी जाती है। कौन सी भाई? अरावली। और दुनिया में सबसे नवीन बलित पर्वत कौन सी है? हिमालय, है ना। हिमालय 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 के एक दवाई आता है लिप 52, लीवर के लिए सही होता है। चलिए हटाइए यहाँ से। तो हिमालय जो है, हिमालय जो है ये दुनिया में सबसे नवीन बलित पर्वत का उदाहरण है। सबसे पुराने पर्वत अरावली हैं। अरावली के टॉप पीक गुरु शिखर, इसकी हाइट 1722 मीटर है। हिमालय के टॉप पीक एवरेस्ट है, इसके हाइट जो है 8850 मीटर है, जो दुनिया में सबसे अधिक हाइट वाले पीक हैं। इसके अलावा सिक्किम में स्थित भारत का पूर्णतः हिमालयी रेंज की पर्वत चोटी कंचनजंगा, ये हिमालयी रेंज की है। पर्वत चोटी जो है कंचनजंगा ये हिमालयी रेंज की है। ठीक है, और ये भारत का पूर्ण रूप से अपना है, जो भारतीय राज्य सिक्किम भूभाग में आते हैं। और इसकी हाइट 85-86 मीटर है। 2 नंबर पे दुनिया की ये जो कंचनजंगा है ये तीसरे सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी है दुनिया में और भारत का पहला हो गया। दूसरे सबसे अधिक ऊंचाई वाले चोटी है K2, जिसे काराकोरम भी कहते हैं, गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। और ये माउंट एवरेस्ट के बाद दूसरे सबसे अधिक हाइट है, 86-11 मीटर की हाइट है इसकी। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट, काराकोरम और कंचनजंगा की हाइट भी आपको याद रखना है। अरावली की भी हाइट पास्ट में डायरेक्ट पूछा है। इंडोनेशिया की सबसे बड़ी द्वीप कौन सी है? अब भाई साहब इंडोनेशिया जो है द्वीपों का समूह है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स कंट्री है इंडोनेशिया। तो आपको पूछा जाएगा कि भाई सबसे बड़े जो आइलैंड है इंडोनेशिया के अंदर वो कौन सा है। जैसे आपने कई बार कहीं जगह देखे होंगे, यहाँ का जो फेमस है सुमात्रा है, जावा है, बोर्नियो है। तो इन तीनों में ही मान लीजिए तीनों ही ऑप्शन देते हैं, तो बोर्नियो को आंसर करना है। बोर्नियो जो है
है ये इंडोनेशिया के अंदर सभी द्वीपों में अब तक जितने भी द्वीप खोजे गए हैं इंडोनेशिया के अंदर उन सबों में एरिया के हिसाब से ये सबसे बड़े हैं बोर्नियो। ठीक है, एशिया में भी सबसे बड़ी द्वीप इंडोनेशिया एशिया प्रांत में आता है ना, तो एशिया में भी अगर सबसे बड़ी आइलैंड आपसे पूछता है तो बोर्नियो ही होता है ना। इसके अलावा विश्व के 2 सबसे बड़े द्वीप कौन से होंगे, है ना। कोई भी चीज कम से कम 3 याद रखें, 1 2 3 सीरियल नंबर और लास्ट से कम 2। ठीक है, आजकल एग्जामिनर जो है प्रथम तीर्थंकर नहीं पूछता है, 23वां तीर्थंकर पार्श्वनाथ पूछ देते हैं, है ना। तो थोड़ा सा आपको दृष्टि को फैलाना होगा, है ना। तो ये जो है पहला ग्रीनलैंड है, ये दुनिया में सबसे बड़ी द्वीप है, ये आपका ग्रीनलैंड। इसके अलावा दुनिया में दूसरा जो है ये सबसे बड़ी है क्षेत्रफल के हिसाब से गिनी है। ठीक है, डेनमार्क में है ग्रीनलैंड। तो और तीसरे नंबर पे बोर्नियो है। इस प्रकार से एशिया में पहला बोर्नियो हो गए, क्योंकि ये दोनों जो गिनी और ग्रीनलैंड है ये एशिया प्रांत में नहीं आता है। बैडमिंटन खेल में कुल कितनी सर्विस कोर्ट होती है या सर्विस एरिया होती है, तो बैडमिंटन कोर्ट में सर्विस एरिया 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं सर्विस एरिया। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बैडमिंटन खेल में जो कोर्ट की आपकी डायामीटर है यहाँ पर समझ लेते हैं। जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था एक और खेल में कि भाई लंबाई जो है सेम ही रहते हैं युगल चाहे सिंगल के लिए, बस चौड़ाई की डिफरेंस होती है, वो था टेनिस। उसी प्रकार से ये है बैडमिंटन। यहाँ भी क्या होती है, चाहे तो सिंगल आदमी खेल रहा है और या फिर क्या होगा कि डबल आदमी खेल रहा है, 2 इधर है 2 इधर है। एक केस और बनता है कि एक मेल है और एक फीमेल है, इधर भी एक मेल है और एक फीमेल है। एक केस और बनता है कि 2 मेल है और 2 फीमेल है। इस प्रकार से चलते हैं। युगल मतलब 4 एक एट अ टाइम 4 आदमी खेलेंगे, एक पक्ष में 2 रहेंगे, और सिंगल मतलब एक एक रहेंगे। ये मेल फीमेल हो सकता है, दोनों मेल हो सकता है। ठीक है, तो ये जो है इसमें 4 सर्विस लाइन तो होते हैं, लेकिन बताने की मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें भी लेंथ हमेशा जो है इक्वल ही रहते हैं, बराबर ही रहते हैं। जो सिंगल हो चाहे डबल हो, है ना, सिंगल हो चाहे डबल हो, S+D कर देता हूँ, ये दोनों में लेंथ बराबर ही होता है, लेकिन चौड़ाई का जो है फर्क आता है। तो लेंथ कितना होता है, 44 फीट होता है। कितना, 44 फुट होता है बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे 13.41 मीटर होगा, लेकिन चौड़ाई जो है आपका सिंगल के लिए 5.18 मीटर या 17 फीट, और डबल के लिए 20 फीट हो जाता है या 6.1 मीटर हो जाता है। जैसे याद होता है, जो घूंटी पीने से याद होता है, याद कीजिए। ये सब क्वेश्चन हीरो क्वेश्चन सब है। इनके अलावा बैडमिंटन खेल की जो गेम होती है, चाहे तो सिंगल चाहे तो डबल, ये एक बार आपको जीतने के लिए गेम के कितने सेट खेलने होते हैं। जैसे आपने एक डेकाथलॉन खेल का नाम सुना होगा, जो 10 खेल होते हैं एथलेटिक्स फॉर्म के, उसी प्रकार से यहाँ पे आपको 3 सेट गेम कराया जाता है। ठीक है, 21 पॉइंट के लिए प्रत्येक गेम होते हैं। ठीक है, तो अगर कोई पूछे बैडमिंटन खेल में कितने अंक के लिए गेम होते हैं, तो 21 अंक के लिए। एक प्रतिस्पर्धा में कितने सेट गेम होते हैं, तो 3 सेट गेम होते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि ए और बी 2 टीम है, अब 3 बार गेम होना है और 2 बार लगातार जो है 21-21 अंक प्राप्त कर लिया है ए, तो तीसरा खेल को रोक दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है और ए को विजेता घोषित कर दिया जाता है। जैसा कि आप समझ गए, क्रिकेट में आपने जो फ्लो ऑन बचाने वाली बात है वो समझ ही गए होंगे, तो ऐसा ही यहाँ पे है ना। टेस्ट क्रिकेट में नहीं होता है कि पारी घोषित कर देते हैं, बहुत ज़्यादा रन देख लेता है भाई ये तो इतना बना नहीं पाएगा तो घोषित कर देते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे क्या होती है कि 2 बार अगर कोई टीम 21-21 अंक प्राप्त होते हैं, तो इसका मतलब 3 मैच की सीरीज में अगर 2 जीत ले तो सीरीज जीत लिया ना भाई। तो 3 सेट की गेम में अगर 2 सेट कोई टीम जीत लेता है तो तीसरा खेल वो नहीं होता है। ठीक है, फ्रेंच ओपन 2024 बैडमिंटन, जैसा कि बताया कि फ्रेंच ओपन टेनिस का भी होता है, जो टेनिस के ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट का अहम पार्ट है ना, लेकिन फ्रेंच ओपन बैडमिंटन भी होता है। और ये क्यों चर्च में है, क्योंकि फिर से सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जो राम लक्ष्मण की जोड़ी है, इन्होंने फिर से जो है आपका फ्रेंच ओपन 2024 युगल खिताब अपने नाम कर लिया है। इससे पहले इन्होंने 2022 में भी सेम कारनामा किया था। यानी अगर आपसे एग्जामिनर पूछे कि अब तक कितनी बार फ्रेंच ओपन युगल टूर्नामेंट का खिताब सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने प्राप्त किया है, तो आपको एक नहीं 2 आंसर देना है। ठीक है, इनके अलावा
टेबल टेनिस खेल जो है उसमें कितने अंक के लिए भिड़ंत होती है? तो 11 अंकों के लिए भिड़ंत होती है। पहले इस खेल में भी 21 अंक के लिए भिड़ंत होती थी, लेकिन जो टेबल टेनिस की शासी इकाई है ना, इन्होंने 21 अंक से घटाकर अब 18 अंक के लिए खेल प्रतिस्पर्धा कराना उचित समझा है। इसमें लंबाई 2.74 मीटर और चौड़ाई 1.525 मीटर होता है टेबल टेनिस कोर्ट में। अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाटी में स्थानांतरित कृषि शिफ्टिंग एग्रीकल्चर या कल्टीवेशन को किस नाम से जानते हैं? तो आप कुमारी के नाम से जानते हैं। एक कुमारी अंतरीप भी है, जैसा कि आपने नाम सुना होगा, और हमारे यूपी बिहार में अधिकांश जो बालिकाएं होते हैं उनकी नाम के आगे कुमारी लगा होता है, जैसे मेरे भी घर में है ना। तो ये जो है आपकी कुमारी, ये पश्चिमी घाट में स्थानांतरित कृषि शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को कहा जाता है। आज हम पश्चिमी घाट को समझाएंगे, इसके बाद इस सीरीज में पश्चिमी घाट को नहीं समझाएंगे, तो कान खोल के सुन लीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि एक प्रश्न का मतलब हमारा एक टॉपिक से होता है, तो आप अच्छे से सुनिए, आपको काम आएगा भाई, है ना। पश्चिमी घाट जिसकी टोटल लंबाई की बात करेंगे 1600 किलोमीटर से अधिक है, तो आप 1600 किलोमीटर औसतन याद रखेंगे। भारत का प्रमुख हॉट स्पॉट है, दुनिया के जो जितने भी हॉट स्पॉट है 8 है मेन, तो उनमें एक पश्चिमी घाट भी आ जाता है। इसे सह्याद्री रेंज कहा जाता है, महाराष्ट्र के अंदर सह्याद्री रेंज के नाम से जानते हैं, या सह्याद्री पर्वतमाला भी कहते हैं। यह वर्तमान में किस प्रकार के पर्वत के श्रेणी में आ गए हैं? तो ब्लॉक पर्वत के श्रेणी में आ गए हैं, है ना, ब्लॉक पर्वत के श्रेणी में आ गए हैं आपका क्या भाई? पश्चिमी घाट। इसके अलावा इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? आपका अन्नामलाई पहाड़ी कहिए, या अन्नामलाई पहाड़ी में स्थित जो इलायची चोटी है, कार्डेमम हिल है, ये सबसे ऊंची चोटी है जो आपके भारतीय राज्य केरल में देखने को मिलेगा। वहां पे आपको मसाला का बगीचा देखने को मिलेगा, साइलेंट वैली परियोजना देखने को मिलेगा, है ना, ओणम फेस्टिवल देखने को मिलेगा। तो हम केरल से बाहर आ जाते हैं इधर, है ना। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का जो मिलन स्थल है यह आपका नीलगिरी पहाड़ी है, और ये नीलगिरी पहाड़ी आपको किस राज्य में देखने को मिलेगा? तो तमिलनाडु के अंदर देखने को मिलेगा। नीलगिरी जो है ये भारत के वर्तमान 18 बायोस्फीयर रिजर्व में पहला बायोस्फीयर रिजर्व 1986 में इसे दर्जा दिया गया था, किसे? नीलगिरी को, ठीक है भाई। इसके अलावा पश्चिमी घाट में जो चट्टानी बनावट है ये कैसा है? तो आप कहोगे भाई मिली जुली विविधता प्रदर्शित करता है। पश्चिमी घाट की चट्टान कोई एक प्रकार के जो है मटेरियल से नहीं बने हैं। पश्चिमी घाट में चट्टान में आएंगे तो आप बेसाल्ट भी पाया जाता है, क्रिस्टलीय चूना पत्थर भी पाया जाता है, मेटामॉर्फिक CaCO3 भी पाए जाते हैं, इस प्रकार के वेरी करता है, ठीक है भाई। तो ये सब पाया जाएंगे। अयस्क की बात करेंगे पश्चिमी घाट में तो आपको लोहा मिल जाएगा, कद्रमुख वगैरह, मैगजीन मिल जाएंगे, बॉक्साइट मिल जाएंगे, ये सब आपको जो है पश्चिमी घाट रीजन में और मिल जाएंगे, है ना। तो ये पश्चिमी घाट के बारे में थोड़ा सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन था जो आपके काम आएंगे। आज तक एग्जामिनर सबसे ज़्यादा पश्चिमी घाट को रिलेट करके नदी के संबंध में क्वेश्चन पूछा करता है एग्जाम में। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले आपने पिछले बार CPO 2021, पिछले बार तो नहीं 3 साल हो गया, CPO 2021 में आपने क्वेश्चन देखा था कि प्रसिद्ध माथेरन टॉय ट्रेन हिल स्टेशन किस राज्य में स्थित है। अब यहाँ पे टॉय ट्रेन का क्यों जिक्र होता है? क्योंकि आप जानते हैं कि इंडिया में अब नैरो गेज और टॉय ट्रेन ये सब बहुत कम चलती है। भारतीय रेलवे के लिहाज से देखें तो ज़्यादातर ब्रॉड गेज ही चलती है, क्योंकि ये सबसे विस्तृत गेज होती है और स्टैंडर्ड पैमाने की फास्ट ट्रेन चलने के लिए, है ना, परमिशन देता है इस प्रकार की गेज। गेज कहने से मतलब है 2 पटरियों के बीच की दूरी भाई, है ना, समझ रहे हैं। तो जो टॉय ट्रेन है ये अभी भी माथेरन रेंज में, जो महाराष्ट्र में है माथेरन, ये करजत एक स्टेशन है, वहां से आगे जाएंगे तो आपको माथेरन हिल स्टेशन मिलेगा, वहां जो है टॉय ट्रेन का आप आनंद ले सकते हैं, ठीक है। आपने लोनावाला खंडाला में पिक्चर शूटिंग की बहुत कहानी सुने होंगे, एक शूट एट लोनावाला पिक्चर भी है और एक वडाला भी है। तो ये सभी के सभी महाबलेश्वर जहाँ से कृष्णा नदी निकलती है, तो ये जो भी हिल स्टेशन है ये आपके कहाँ पे हो जाएंगे? तो पश्चिमी रीजन में हो जाएंगे, पश्चिमी घाट में हो जाएंगे। यहाँ देखिए कद्रमुख, ये लौह उत्पादन क्षेत्र है कर्नाटक का। इसके अलावा पश्चिमी घाट में स्थित कई प्रमुख दर्रे हैं, ये दर्रा भी पूछा जाता है, जैसे आप तुजू, दीफू, है ना, यांगियाप, है ना, नामदफा तो नेशनल पार्क है, नीलिमा मतलब नीति, माना, लिपुलेखा, ये सब तो अलग अलग जानते हैं जो अलग अलग रीजन के हैं। कुछ हमने उत्तराखंड का बताया, कुछ पूर्वोत्तर भारत का बताया। ये पश्चिमी घाट की दर्रा है, थाल घाट, भोर घाट, पलक्कर, अम्बोली घाट।
ये क्या है, थाल घाट। थाल घाट आपको मुंबई से नासिक को जोड़ देता है, यानी दोनों महाराष्ट्र में ही रहते हैं। भोर घाट आपको मुंबई से पुणे को जोड़ देते हैं, रायगढ़ वाला क्षेत्र में, तो ये भी सही है, महाराष्ट्र में ही रह जाते हैं। पलक्कड़, रायगढ़ जो है ना ये पुणे के रास्ते में पड़ते हैं, है ना। मुंबई में पनवेल स्टेशन है, वहाँ से आगे जाएंगे तो पनवेल भी रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आ जाते हैं। वही रास्ता है पूना जाने के लिए बाय ट्रेन। तो मुझे बाय ट्रेन ज़्यादा नॉलेज है, बाद बाकी तो इधर ऐसे घूमने का मौका कहाँ मिला। ठीक है, तो ये पलक्कड़ है। ये भैया पालघाट दर्रा जिसे आप कहते हो ना, तो उसे पलक्कड़ भी कहा जाता है। ये तमिलनाडु से केरला को जोड़ने का काम करता है। और ये अंबोली घाट दर्रा है, ये कर्नाटक को जोड़ता है महाराष्ट्र से, अंबोली घाट। तो ये जो है 4 दर्रे, इनको भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा पश्चिमी घाट से निकलने वाली प्रमुख नदियों में आएंगे पेरियार, नेत्रावती, शरावती, भरतपुजा। अब मैंने एक हाइफन यहाँ पे लगा दिया है, कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा और स्लाइस लगा दिया, माफ़ कीजिएगा, गोदावरी। देखिए जो पहले आपके स्लाइस के पहले हैं ये पश्चिमी साइड से निकलती है ना, और पश्चिम दिशा में बहने का काम करता है। और ये जो आगे की दिख रहे हैं आप, कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, गोदावरी, ये पूर्व दिशा में बहने वाली नदियाँ हैं जो पश्चिमी रीजन से निकलती है, पश्चिमी घाट से निकलती है। अब ये दोनों मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ अलग अलग, क्या है, मुझे ऐसे कुछ ये है नहीं भाई, कुछ मिलना नहीं, लेकिन आपको सुलझाना है बातों को। आपने सुना होगा कि भाई जो है ना, जो पूर्वी घाट के तरफ बहते हैं ना नदियां, देखिए पश्चिमी घाट से निकलकर कुछ नदियां पूर्व की ओर बहती है, कुछ पश्चिम की ओर बहती है। जो पूर्व की ओर बहती है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और जो पश्चिम की ओर बहती है या तो किसी बड़ी नदी में समा जाते हैं या अरब सागर की तरफ जाते हैं, है ना। जो पश्चिम की ओर बहती है उस नदियां की चाल कम होती है, क्या होती है, कम होती है। और जो पश्चिम, माफ कीजिएगा, जो पश्चिम की ओर बहती है उसकी जलधारा की करंट अधिक होती है। किस लिए अधिक होती है, क्योंकि ढाल जो है ना वो पश्चिम की तरफ ज्यादा है प्रायद्वीपीय भारत में। ठीक है, तो जो पश्चिम की तरफ बहेगा प्रायद्वीपीय भारत की नदी, उसमें करंट, जलधारा की गति तेज होती है अकॉर्डिंग, है ना, पूर्वी घाट के में जो बहती है पूर्वी की तरफ, पूर्व दिशा की तरफ जो नदी बहते हैं इस घाट से निकलकर, उनके तुलना में। ठीक है, जो पश्चिम की तरफ बहेगा पश्चिमी घाट की नदी वो ज़्यादा फास्ट रहेगा देन पूर्व दिशा की तरफ बहने वाले नदियों में, जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, है ना। इसके अलावा स्थानांतरित कृषि, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, अच्छा बता दिए थे ना, बंगाल की खाड़ी में गिरेगा, जो पूर्व की तरफ बहते हैं कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ये सब उधर ही गिरेगा बंगाल की खाड़ी में। स्थानांतरित कृषि, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर या कल्टीवेशन, वैसे कृषि को कहते हैं जहाँ पे पेड़ पौधे को काट छांट के आग लगा दिया जाता है, और जब राख बन जाती है फिर इसे जोत कोड़ करके ना इसमें खेती की जाती है ना। इसकी उर्वरा शक्ति सदा नहीं बनी रहती है, कुछ 2-3 फसल होने के बाद इसकी उर्वरा शक्ति क्षीण हो जाती है, और जब उर्वरा शक्ति खत्म हो जाती है तो ऐसे स्थान को परती छोड़ दिया जाता है। परती आई होप समझ रहे होंगे, कुछ नहीं उपजाना, और फिर कुछ दिन के बाद सेम प्रोसेस करके फिर से उपजाऊ बनाया जाता है। ऐसे कृषि को स्थानांतरित कृषि कहते हैं। आज के बाद कोई बच्चा भूलेगा नहीं, सब देहाती भाषा होता है भाई। देखिए क्या हो रहा है ना कि पेड़ पौधे को काट के आग लगा दिया गया, राख बन गई, उसको फिर ठंडा वंडा हो गया, फिर जोता कोड़ा, फिर उसमें फसल किया। क्या बोलना है कि भाई उर्वरा शक्ति इसमें हमेशा नहीं बने रहते हैं। तो जब उर्वरा शक्ति मतलब उपजाऊ वाला जो शक्ति होता है मिट्टी का, है ना, तो छोड़ दिया जाता है परती, और कुछ दिन के बाद सेम प्रोसेस करके फिर उपजाया जाता है उसमें मतलब फसल। तो ऐसे पद्धति को हम स्लैश एंड बर्न कहते हैं या फिर शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कहते हैं। तो ये दोनों बात समझ गए। पूर्वोत्तर भारत में ये काफी प्रचलन में है, ज्यादातर ये जो है टेढ़े मेढ़े पहाड़ी ढलान वगैरह पे भी ये कृषि किया जाता है। भारत के अलग अलग क्षेत्र में इसे अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे कमन, बिंगा, ये हम उड़ीसा में जानते हैं। कुमारी केरल के पश्चिमी घाट वाली एरिया में जानते हैं, यानी पश्चिमी घाट के रीजन में हम इसे कुमारी के नाम से जानते हैं, जैसा कि ये प्रश्न का बेस भी है। दीपा आप बस्तर वाले इलाके में जानते हैं, छत्तीसगढ़ में जानते हैं। बीवर और दहिया बुंदेलखंड रीजन मध्य प्रदेश में जानते हैं ऐसे कृषि को। पोडू आप आंध्र प्रदेश में जानते हैं। बलरा आप राजस्थान में जानते हैं, है ना। कुछ इंटरनेशनल कंट्री देश जहां आपको इस प्रकार की कृषि देखने को मिलेगी उनका भी नाम याद रखिए, क्योंकि आजकल पड़ोसियों का खोज खबर ज्यादा रखता है एग्जामिनर। ठीक है, श्रीलंका में इसे चेन्ना कहते हैं, है ना। म्यांमार में तोंगिया कहते हैं, इंडोनेशिया में ह्यूमू कहते हैं, और ब्राजील में इसे रोका कहते हैं। इसके अलावा
2024 में मनाए गए पर्यावरण दिवस का विषय क्या था? देखिए 2024 में मनाए गए पर्यावरण दिवस का विषय है या थीम है भूमि पुनर्स्थापन, मरुस्थलीकरण और सूखा लचीलापन। इस बार का जो पर्यावरण आपका जो महोत्सव है या उत्सव है, इसकी मेजबान कंट्री सऊदी अरब को दिया गया है मेजबानी करने के लिए। एक VVI पॉइंट है ये, है ना, ये जो है एक VVI पॉइंट है। इसके अलावा जो पर्यावरण दिवस है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? तो संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरण कार्यक्रम, इसे आप पहला प्रथम अक्षर लिखेंगे, आपका एब्रीविएशन बन जाएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ का यू होगा, यू है ना, फिर आपका यूनेप इस प्रकार से। इसके अलावा जो ये इसकी जो शुरुआत है ये 1972 में होगा, है ना। 1972 में तो घोषणा होती है, लेकिन अगर आपसे कोई पूछे, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि 5 जून को पहली बार पर्यावरण दिवस कब मनाया गया, तो आप कहोगे 1973 में, है ना। जैसे मान लीजिए कि किसी आदमी का जन्म 1 जनवरी 2020 को हुआ, ठीक है, तो वह आदमी अपना पहला बर्थडे कब मनाया होगा? 1 जनवरी 2020 को मनाया होगा क्या पहला बर्थडे? नहीं भाई, उस समय तो ढोल नगारे बज रहे थे, खुशी बट रही थी। तो पहला बर्थडे जो है केक वाला यानी कम छोटा पार्टी, वो कब हुआ होगा? 2021 में हुआ होगा। इसी प्रकार से इसे समझिए, 1972 में तो घोषित हुए और पहली बार 5 जून को मनाया गया 1973 में। तो ये दो अलग अलग क्वेश्चन, ठीक है। वर्ष 2024 के लिए विश्व पर्यावरण जो वैश्विक उत्सव है ये सऊदी अरब को सौंपा गया है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये ओजोन लेयर संरक्षण से संबंधित है। ये 16 सितंबर को हम प्रतिवर्ष ओजोन दिवस मनाते हैं। ओजोन का अनुसूत्र ओ 3 बार होता है और भार का बात करेगा तो 16 तिया का 48 हो जाएगा। ये भी एग्जाम में पूछे गए हैं। ओजोन परत जो है चांदी को काला कर देता है, लेकिन चांदी काला हो तो हो, लेकिन पराबैंगनी किरण डायरेक्ट पृथ्वी पर ना आए, नहीं तो सब झुलस जाएंगे। ऐसे भी आप झलक देख रहे हैं, टेम्परेचर 50 से ऊपर बढ़ गया था इस साल, ठीक है भाई। तो ये जो पराबैंगनी किरणों को रिफ्लेक्ट करने या रोकने का काम करता है। प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को वेटलैंड दिवस के रूप में मनाते हैं। विश्व आर्द्र भूमि दिवस। प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाते हैं और 22 अप्रैल को हम पृथ्वी दिवस मनाते हैं। विश्व जल दिवस 2024 का थीम रखा गया था शांति के लिए जल, तो ये बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, गफरुद्दीन मेवाती योगी को वर्ष 2022 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था प्रसिद्ध वाद्य यंत्र भपंग वादन हेतु। इस प्रकार से वाद्य यंत्र का नाम है भपंग। भपंग किस राज्य से संबंधित एक प्रकार का विशेष वाद्य यंत्र है? आपने कमाइचा, है ना, आपने जो अलगोजा, इस प्रकार का अटेंड किए हैं, एग्जाम में क्वेश्चन किए कि नहीं किए हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ भपंग आने वाले दिन में, क्योंकि साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त कर चुका। अरे भाई, शहनाई को कौन जानता था बिस्मिल्लाह खान साहब से पहले, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो आपको जो है ये राजस्थान का वाद्य यंत्र है भपंग, है ना। भपंग एक वाद्य यंत्र होता है, डमरू शेप का होता है ना। तो ये जो है लेकिन डमरू जैसे नहीं बजती है, शेप का भले डमरू जैसा होता है लेकिन डमरू जैसे नहीं बजती है। इसे भपंग कहते हैं, राजस्थान का। मुझे तो चित्रकारी जो है अंदर तो है मन में, लेकिन मैं ड्रॉ नहीं कर सकता। आप सबको पता है चित्रकारी मेरे आले दर्जे का है। इसके अलावा भपंग डमरू के आकार के जैसा वाद्य यंत्र होता है, जिसे ट्रैकिंग ड्रम भी कहा जाता है। टॉकिंग ड्रम, माफ कीजिएगा, बोलता हुआ ड्रम। यह राजस्थान के अलवर प्रांत में काफी प्रसिद्ध है। इस प्रकार के वाद्य यंत्र को महाराष्ट्र में चोंगर और पंजाब में तुम्बा कहा जाता है, ठीक है। यानी सेम वाद्य यंत्र को, है ना, लेकिन उपज कहाँ की हुई? तो राजस्थान की। इस प्रकार कहने का मतलब अलाइक होगा, सेम टू सेम नहीं होता है, क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज सेम टू सेम नहीं हो सकता, है ना। इसके अलावा वाद्य यंत्र को प्रसिद्ध बनाने में जहूर खान मेवाती का जो है अहम योगदान है। कौन सा वाद्य यंत्र? भाई भूपंग की बात हो रही है। राजस्थान के अन्य प्रमुख वाद्य यंत्र में कमाइचा, ये काफी बार पूछा है, तंदूरा, है ना, अलगोजा जो है ये बांसुरी के जैसे ही होता है, डबल लेयर बांसुरी समझ लीजिए ना, 2 बांसुरियों का ऐसा जो है ये ऐसा रहता है ना। इसके अलावा रावण हत्था, है ना, हत्या लिखा गया है, बताइए, है ना, रावण हत्था। इसके अलावा घाटम, ये कर्नाटक संगीत में बजाए जाने वाली एक प्रकार का वाद्य यंत्र है ना। इसके अलावा इसके जो प्रमुख वादक हैं घाटम के, TH विनायक और EM सुब्रमण्यम, यही 2 फेमस हैं। मैंडोलिन के कृष्णन साहब ही फेमस है। अन्नपूर्णा देवी सुरबहार के लिए जानी जाती है। तो कुछ ऐसे वाद्य यंत्र जिसमें बहुत लिमिटेड वादक हैं, तो इन्हें ध्यान रखें। प्रसिद्ध वाद्य यंत्र तथा उनके वादक लिख लेते हैं। तबला जाकिर हुसैन साहब को 1988 में पद्मश्री, उस समय ये सबसे कम उनके पद्मश्री प्राप्त करने
गाने वाले वादक थे। ठीक है, 2002 में पद्म भूषण, 2023 में पद्म विभूषण और 2024 में एक साथ 3 गो ग्रैमी अवार्ड। अब कौन कौन से कृत्य के लिए ग्रैमी अवार्ड दिया गया है ये मैं बता चुका हूँ। ठीक है, इसके अलावा सेल्वा गणेश विनायक राम, यह भी तबला बजाते हैं। किशन महाराज साहब बजाते हैं। गुदई महाराज। स्वप्न चौधरी है ना, स्वप्न सुंदरी भी है, एक नृत्य से संबंधित होता है स्वप्न सुंदरी, और ये है स्वप्न चौधरी। निखिल ज्योति, अनोखे लाल मिश्रा, सुखविंदर सिंह, फैयाज खान, विजय घाटे, ये सभी के सभी आपको बजाते हैं क्या, तबला। इसके अलावा मृदंग के प्रमुख वादक कौन है भाई, पी मनी अय्यर, रंजन स्वामीनाथन, टी गोपाल कृष्णन। सितार के प्रमुख वादकों में आएंगे हरविंदर कुमार शर्मा, ये 2023 में साहित्य नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त किए। पंडित रविशंकर साहब 1968 में ग्रैमी अवार्ड वेस्ट मिड्स ईस्ट के लिए। 1999 में भारत रत्न है ना, बनारस घराने से थे पंडित रविशंकर साहब, याद रखेंगे पूछते हैं। अनुष्का शंकर मैडम, पंडित अरविंद पारेख साहब, विलायत खान साहब, राजीव जनार्दन साहब, ये सभी के सभी सितार प्ले करते हैं ना, क्या बजाते हैं, सितार बजाते हैं। सारंगी में सबसे ज़्यादा पूछा गया, पिछले 1 साल से मैं अगर कैलकुलेशन देख रहा हूँ वाद्य यंत्र में, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन सारंगी से पूछ रहा है। सुकूर खान, पंडित राम नारायण, रमेश मिश्रा, बिंदु खान, सुल्तान खान, अब्दुल करीम खान, अब्दुल लतीफ़ खान, साबिर खान, सबरी खान, अरुण नारायण है ना, अरुणा नारायण होगा है ना। तो ये सभी के सभी जो हैं आपके किसके हैं, सारंगी के हैं। अन्नपूर्णा देवी सुरबहार, अलका ठाकुर बांसुरी और बागेश्वरी कमर सहनाई, ये तीनों वो महिला हैं जो वाद्य यंत्र में अपनी अपनी मुकाम पे टॉप पे है ना भाई। अलका ठाकुर बांसुरी है ना, बांसुरी से पढ़ाई भी करी इन्होंने। इनके अलावा टाइम मैगजीन वुमेन पर्सन ऑफ द ईयर 2024 के लिए कुल कितने महिलाओं को शामिल किया गया, 12 महिलाओं को शामिल किया गया। 2024 में टाइम मैगजीन का जो वुमेन पर्सन ऑफ द ईयर होता है वो 12 महिला है ना। टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर 2023 कौन है, टेलर स्विफ्ट है, टेलर स्विफ्ट है। टाइम मैगजीन में पर्सन ऑफ द ईयर कोई ना कोई एक ही आदमी होगा जिसके पेज पे जो है, कवर पेज पे छपे होते हैं है ना। जो पर्सन ऑफ द ईयर होता है उनके मैगजीन के कवर पेज पे छपे होते हैं, जैसे अभी टेलर स्विफ्ट है ना मैडम छपे होंगे, काफ़ी सुंदर है ना। इनके अलावा जो ये 12 है मैंने बताया था, इसके पीछे वुमेन पर्सन ऑफ द ईयर है, मतलब ये सिर्फ लेडीज हैं, सिर्फ लेडीज लोग हैं 12 है ना, वुमेन पर्सन। और जो कवर पेज पे होते हैं वो कोई भी हो सकते हैं, जैसे पिछले दिनों आपने देखा जेलेंस्की साहब थे, यूक्रेन के राष्ट्रपति है ना। और ये क्यों कवर पेज पे आते हैं, तो वैश्विक असर रहता है ऐसे लोगों का, पिछले 1 साल के दरमियान उनको टाइम पर्सन ऑफ द ईयर घोषित करता है। टाइम मैगजीन है ना 100 शक्तिशाली लोगों के लिस्ट 2024 में 4 भारतीय मूल के लोग, आलिया भट्ट, साक्षी और आपका अजय सिंह बंगा जो विश्व बैंक के हेड है वर्तमान में, और सत्या नडेला को जगह दिया है 2024 के लिए 100 टॉप आदमी, शक्तिशाली आदमी के लिस्ट में। भूटान देश का सर्वोच्च सम्मान 2024 मार्च में नरेंद्र मोदी साहब को दिया गया था। हाल में ही फ्रांस देश का सर्वोच्च सम्मान शशि थरूर साहब को दिया गया है, ये बहुत ही जाने माने राइटर हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से 19 बच्चों को सम्मानित किया गया, लेकिन कभी भी आपसे पूछे प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार जनरली किसके द्वारा वितरित किए जाते हैं, तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा वितरित किए जाते हैं। भले प्रधानमंत्री का नाम है लेकिन वितरित करते हैं राष्ट्रपति, और ये किस मिनिस्ट्री से जो है अटैच्ड है, तो ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से द्वारा प्रदान किया जाता है या जुड़ा हुआ प्राइज है। निम्नलिखित में से है ना भारत के प्रसिद्ध मीनार, इमारत इत्यादि का निर्माण वर्ष के साथ किसका मिलान गलत है। देखिए द गेटवे ऑफ इंडिया 1911 में बराबर मिलान किया गया है, 1931 तक जो है बन के तैयार हुआ था। इंडिया गेट 1921 अपने जगह पे सही है। इल्तुतमिश का मकबरा 1935 ये भी सही है। राष्ट्रपति भवन 1929 ये गलत है। देखिए राष्ट्रपति भवन क्या हुआ, जब दिल्ली जो है राजधानी बनाए जाने की बात करी गई 1905 में, दिल्ली 1911 में जब दिल्ली दरबार लगी थी, क्वीन मेरी और जॉर्ज पंचम इंडिया के टूर पे आए थे, तो दिल्ली में राष्ट्रपति भवन की नींव रखने की बात कही गई। तो 1911 आंसर होना चाहिए, न कि 1929। 1929 में बन के तैयार हुआ था और इरविन ने इसे जो है सार्वजनिक किया था, यानी राष्ट्रपति के जो कार्यभार है या फिर जो उनके हेड हुआ करते थे उस समय को, उनके लिए सौंपा गया था। तो बनने की काम जो है 1911 में ही स्टार्ट हो गया, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। ठीक है।
दिल्ली स्थित जो राजपथ है उसको जो है आधिकारिक तौर पे परेड के लिए जो है स्पेशल कब जो है आवंटित किया गया या रखा गया या फिर घोषणा किया गया कि भाई यहाँ पे जो है स्पेशल परेड कराए जाएंगे राजपथ के अंदर, ये 1955 में होती है। ठीक है, राजपथ का नाम 2022 में बदल के क्या कर दिया गया है, कर्तव्य पथ कर दिया गया है। कहाँ पे है, दिल्ली के अंदर है। यहाँ पे आप क्या देखते हैं, परेड देखते हैं। इसके अलावा गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। इसकी नींव 1911 में रखी गई थी और इसका जो वास्तुकार है वो कौन थे भैया, ज्यादा पूछा जाता है, जॉर्ज विटेट था। और ये किसके सम्मान में बनाए गए जो है आपका इमारत है, तो ये क्वीन मेरी और जॉर्ज पंचम के सम्मान में बनाया गया 1911 में। भी 3 चीज होते हैं, राष्ट्रपति वाला भी हुआ, ये गेटवे ऑफ इंडिया भी हुआ, दिल्ली दरबार की स्थापना भी हुई और राजधानी को कोलकाता से दिल्ली ले जाने की बात भी हुई। तो ये अमुक अमुक बातें हुई। इसके अलावा जो बंगाल विभाजन था वो भी रद्द किया गया 1911 में ही। तो 1911 में काफी चीज हुए हैं, आपको ध्यान रखना है। इंडिया गेट जो दिल्ली में है इसकी स्थापना 1921 में हुई। इसकी वास्तुकार की बात करेंगे, एडविन लुंटियस है। इनके अलावा दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन का निर्माण 11 में स्टार्ट हुआ था, 29 में बन के तैयार हुआ था। एडविन लुंटियस और हेबर्ट बेकर जो है इसके वास्तुकार हैं। और ये सबसे ज्यादा रेलवे पूछता है ये किस पहाड़ी में स्थित है, तो ये रायसीना पहाड़ी में स्थित है आपका राष्ट्रपति भवन, है ना। देखिए दिल्ली में नए संसद भवन की जो उद्घाटन हो गए पिछले दिनों, तो जो पुराने संसद भवन है उसका अब क्या नाम दे दिया गया है, संविधान सदन। क्या नाम दे दिया गया है, संविधान सदन। नए संसद भवन के वास्तुकार कौन है, मुख्य वास्तुकार बिमल पटेल साहब है ना। इसके अलावा इल्तुतमिश गुलाम वंश के संस्थापक जो आपका वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं, क्योंकि गुलाम वंश का स्थापना जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में किया था, लेकिन ये कुछ एक दिन के बाद ऊपर चल पड़े 1210 में, है ना। उसके बाद आराम शाह गद्दी पे बैठा, आराम शाह योग्य न था, है ना, तो उसको जो है हटा करके आपका इल्तुतमिश गद्दी पे बैठा। तो वैसे क्रम से देखेंगे तो इल्तुतमिश तीसरा है, लेकिन अगर गुलाम वंश, ममलूक वंश या इलवारी वंश, ये तीनों एक ही वंश का नाम है। अगर वास्तविक फाउंडर कहेगा तो इल्तुतमिश आंसर होगा। ठीक है, इल्तुतमिश की जो आपका बैठने का समय था ये 1211 में बैठा था और गुलाम वंश की ओवरऑल जो टेन्यूर रहा ये 1206 से 1290 ईस्वी तक रहा। ये सल्तनत के 5 वंशों में पहले वंश है। बता दिए इनके क्या क्या अलग अलग नाम है, इलवारी है ना, ममलूक है या फिर गुलाम है। 1857 के विद्रोह के बाद बंगाल में कौन सा विद्रोह हुआ था जस्ट, तो देखिए 1857 के विद्रोह के बाद बंगाल में जो है आपका नील विद्रोह हुआ था। कौन सा हुआ था, नील विद्रोह हुआ था। 1859 से 60 एक साल तक चला था। नील विद्रोह में विश्वास बंधु जो है अपना बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। तो अगर कल होके पूछे भाई कि नील आंदोलन जो आपका नील विद्रोह माफ कीजिएगा जो बंगाल में हुआ था उसमें जो नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो विश्वास बंधु थे। एक आपका चौहार विद्रोह, ये राजा जगन्नाथ के नेतृत्व में 1768 में चलाया गया था, यह पश्चिम बंगाल में हुआ था। इसके अलावा कई सारे विद्रोह हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं। आपने मोपला ये सब तो सुना होगा 1921 वाला, ये सब छोड़ के मैं बात करता हूँ। संथाल वंथाल तो सुने ही होंगे। ये जो छुपा हुआ हीरो है, अनकैप हीरो है, कभी भी बिना पूछे आ जाएगा एग्जाम में, तो इन सब के बारे में मैं इसलिए तो बैठा हूँ। हो विद्रोह, राजा पराहत छोटा नागपुर के पठारी इलाका में 1820 से 32 तक चला था। रंपा विद्रोह, अल्लूरी सीतारामजू, ये बहुत ही जो है बहुत बड़े कैरेक्टर हैं, मतलब स्वतंत्रता के पूर्व से, तो इनको जरूर ध्यान रखें। ये वाला रंपा विद्रोह पूछा भी जाता है आंध्र प्रदेश में। इसके अलावा संथाल विद्रोह को आप हुल विद्रोह भी कहते हैं। एक नाम और आज जोड़ लीजिएगा, संथाल विद्रोह को हुल विद्रोह भी कहते हैं। और ये हुल विद्रोह, संथाल विद्रोह जो है आपका छोटा नागपुर के पहाड़ में हुआ था। और जो है कब हुआ था, तो ये 1855 में हुआ था। ठीक है, सिद्धू और कान्हू के द्वारा चलाया गया था। इसके अलावा जो सन्यासी विद्रोह है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई सन्यासी विद्रोह का जो है जिक्र किस ग्रंथ में मिलता है, तो आपको मिलेगा आनंद मठ में। और आनंद मठ के रचयिता कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी है। और इसी आनंद मठ से हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिया गया है। ठीक है, मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा के नेतृत्व में 1899 से 1900 ईस्वी के बीच में चलाया गया था। ये भी छोटा नागपुर के पठारी भाग में चलाया गया था। बिरसा मुंडा को आदिवासी का नेता या धरती आबा कहा जाता है ना, धरती आबा, जगत पिता इसका शाब्दिक अर्थ निकलेगा, तो ये भी कहा जाता है। बिरसा मुंडा की जो जयंती होते हैं 15 नवंबर, इसी दिवस को हम भारत में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाते हैं। कूका आंदोलन, ये राम सिंह और बालक सिंह पंजाब में होता है, 40 से 72 तक चलता है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। प्रसिद्ध लोक नृत्य किकली किस राज्य से संबंधित है, तितली नहीं है, ये किकली है। किकली लोक नृत्य जो है ये पंजाब में जो होता है भाई साहब, किकली पंजाब में की जाने वाली युगल लोक नृत्य फॉर्म है, यानी ये जोरों में की जाती है। ठीक है, पंजाब के अन्य लोक नृत्य में आएंगे तो भांगड़ा, हेम्प शब्द से भांगड़ा का जन्म हुआ है, वहां से इसका नाम भांगड़ा पड़ा है और ये पुरुषों के द्वारा की जाने वाली नृत्य है। पंजाब में एक नृत्य होती है
गिद्धा, ये महिलाओं के द्वारा की जाने वाली नृत्य है। पंजाब के अन्य प्रसिद्ध लोक नृत्य में आएंगे तो गतका, ये एक्चुअली मार्शल आर्ट युद्ध संबंधित नृत्य है, गतका है ना। धूमल, भांड, देखिए वो मैंने बताया था पाथेर भांड, ये पाथेर भांड जम्मू कश्मीर का है ना, और खाली भांड कहेगा तो पंजाब का होगा, ये दो अलग अलग चीज है। जूली है ना, धमना, धमना सांप भी होता है, सम्मी, ये सभी के सभी पंजाब के लोक नृत्यों में से है। पंजाब में अगर आप त्योहार की बात करेंगे, 3 त्योहार काफी आपके एग्जाम में पंजाब से पूछा जाता है, लोहड़ी, बैसाखी, गुरु पर्व और खालसा पंथ की स्थापना। ये 3-4 चीज जो है पंजाब के रिगार्ड में आपसे काफी पूछते हैं। पंजाब की जो कितने भागों में विभक्त है ये भी आपसे पूछता है, तो 3 भागों में विभक्त है पंजाब, है ना, ये भी एक क्वेश्चन पूछता है। पंजाब को 5 नदी का भूमि कहा जाता है, एक क्वेश्चन यहाँ से हुआ। पंजाब 3 रीजन में बटे हैं, ये भाग में बटे हैं, तो ये बता दिया। इसके अलावा है ना, पंजाब में मकर संक्रांति के अवसर पे लोहड़ी, देखिए जो त्योहार पंजाब में होगा वो हरियाणा में भी होगा मोस्टली, या सिख समुदाय जहाँ जहाँ रहेंगे वहाँ भी होगा, क्योंकि पंजाब और हरियाणा में जानते हैं आप सिख समुदाय के लोग निवास करते हैं, है ना। तो ये लोहड़ी और बैसाखी त्योहार ये पंजाब के अंदर होते हैं। लोहड़ी जहाँ मकर संक्रांति के समय होती है, वहीं बैसाखी जो है पंजाब में नव वर्ष को सेलिब्रेट करते हैं। पंजाब में गुरु पर्व होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्व है सिख धर्म के लिहाज से, ये गुरु नानक साहब के जन्मदिन के अवसर पे मनाया जाता है। खालसा पंथ की स्थापना, है ना, एक सेकेंड यहाँ गलती हो गया है, ठीक है, इसको सही कीजिएगा। खालसा पंथ की स्थापना जो है गुरु गोविंद सिंह साहब ने किया था ना, गुरु गोविंद सिंह साहब ने किया था, है ना। तो खालसा पंथ गुरु गोविंद सिंह ने 1699 ईस्वी में किए थे। इसके अलावा जो गुरु नानक हैं ये सिख धर्म के संस्थापक हैं, और गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु हैं, या फिर अंतिम गुरु भी कह सकते हैं। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना साहिब में हुआ था, और समाधि महाराष्ट्र के नांदेड़ में है। वर्ष 1911 में के जनगणना में भारत की जनसंख्या कितनी थी? तो देखिए मैंने यहाँ पे ये 4-5 जो हमारी आज़ादी के पूर्व इम्पोर्टेंट वर्ष है वहाँ पे कितने पॉपुलेशन रहा है इंडिया का, ऐसे क्वेश्चन सुनने को मिला है। तो यहाँ पे मैंने इस फॉर्म में क्वेश्चन रखा है ताकि आने वाले समय में आपको कोई दिक्कत ना हो। दिक्कत की दूर करने के लिए मैं हूँ, है ना। देखिए 1901 में इतना था, लगभग 23 है ना, तो 23 ही मान के चलेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ों, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 23 करोड़ 1901 में था। 1951 में आपको याद होगा 36 करोड़ जनसंख्या था इंडिया का आज़ादी के बाद पहले। अभी हम 121 थे पिछले में, है ना, और अभी हम हो गए हैं 142। ये बाहरी डाटा है, जनगणना के लिहाज से नहीं है, बाहरी है, फिर भी 142 करोड़ है हम, है ना। 36 से 142, 5 टाइम नहीं 4 टाइम, 3 चौका 12, 6 चौका 24, 4 टाइम हो गए 51 से अब तक, यानी 50, 20, 70 साल में, 75 साल में हम लोग 4 टाइम हो गए। समझ सकते हैं 200 साल में कितने हो जाएंगे, ठीक है भाई। और ये आप देख सकते हैं 1911 में और 1921 में। इसमें क्या है 1911 और 21 क्यों मैंने ये लिस्ट ही रखा है, जैसा कि आप जानते होंगे, सुने भी होंगे कि भाई 1911 से 1921 के बीच जहाँ पे जनरली जनगणना के आधार पे जनसंख्या बढ़ती है, वहीं पे ये जनसंख्या घटी है। हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं घटी है, लेकिन घटी है। आप यहाँ पे देख सकते हो 1911 में 25 के बाद 20 है ना, और यहाँ पे 25 के बाद 13 है। कितना है? 13 है। तो लगभग 7 लाख का डिफरेंस आ गया, जनसंख्या घट गया था। अब यहाँ से चलते हैं आगे, इसी बात को बढ़ाते हैं कि ये घटने के बाद इसे क्या कहा जाता है। आइए, उपयुक्त आंकड़े से स्पष्ट है कि 1911 की तुलना में 21 में जनसंख्या में गिरावट आई। 1921 में जनसंख्या के बाद जो है जनसंख्या में तेजी से वृद्धि होने लगे। बाद में जब जैसे 1911 में गिरावट, 1911 से 1921 तक जो है लगभग आपका 7 लाख का गिरावट आया, लेकिन जो 1921 से 1931 वाली जनगणना हुई, ये काफ़ी ज़्यादा छलांग लगा दिया वृद्धि के लिहाज से, ठीक है। तो इसको 2 चीज़ कहा जाता है, एक तो भाई ग्रेट डिवाइडिंग रेंज भी कहा जाता है, महाविभाजक वर्ष भी कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा आगे 19 मतलब महाविभाजक वर्ष कहेगा तो कम वाला 1911 से 21, और बहुत ज़्यादा वाला जो मतलब दीर्घ विभाजन का वर्ष कहेगा तो 1900 आगे का समय का जो होगा। जैसा कि मैं बताया कि ये वाला जो पॉइंट है ये दोनों एग्जिस्ट करता है। 1911 से 21 तक में देखोगे तो घटा है, और 21 से बाद वाले में देखोगे तो तेजी से बढ़ा है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे लिखा है 1921 के जनगणना के बाद देश की जनसंख्या में काफ़ी तेजी से वृद्धि होने लगी, बढ़ने लगी, इसीलिए इसे
बड़े विभाजन का या महाविभाजन का वर्ष कहा जाता है। इसके अलावा आज़ादी के बाद प्रथम जनगणना 1951 में होता है। 1951 की डाटा जरूर अपने पॉकेट में रखें, आपसे कभी भी पूछ देता है। उस समय पॉपुलेशन 36 करोड़ तय किया गया था। महिला साक्षरता मात्र 9% था। ओवरऑल साक्षरता 18% के करीब या 19% से कम, क्योंकि 18.334% डिसाइड किया गया था। 1951 की जनसंख्या में जनसंख्या वृद्धि दर घट गई थी पिछले यानी 41-51 के बीच में। वृद्धि दर नहीं होता क्या, जैसे 1.74 इस प्रकार से, तो वो कुछ घट गया था, है ना। ये उस समय का नहीं था भाई, मैं एक सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इसके अलावा 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 है, बता दी 142 एक्सटर्नल सोर्स से। अभी हमारी लिटरेसी रेट 74.4 है, सबसे ज़्यादा केरला का है। महिला का 65-46, पुरुष का 82-14, और जो वृद्धि दर है ये 17.64 है, दशकीय वृद्धि। सबसे अधिक वृद्धि मेघालय दर्शाया है और सबसे कम नागालैंड वृद्धि दर्शाया है। तो ये जनगणना का डाटा। बाद बाकी पिछले क्लास में आपने धार्मिक उपलब्धता के आधार पर जो है जनसंख्या देख ही लिए थे कि किस समुदाय के कितने लोग निवास करते हैं और कहाँ निवास करते हैं, कितने प्रतिशत हैं, ठीक है। प्रसिद्ध पुस्तक फास्टर देन लाइटनिंग के लेखक कौन है, तो ये भैया उसेन बोल्ट। उसेन बोल्ट अभी चर्चा का विषय है। T20 वर्ल्ड कप 2024 जो यूएसए और वेस्ट इंडीज के अंदर होने वाला है ना, पुरुष वाला, महिला वाला बांग्लादेश में होगा। तो उसमें जो है ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह और आपका उसेन बोल्ट को चुना गया। उसने उसेन बोल्ट जमैका के भूतपूर्व फर्राटेदार धावक हैं भाई, उनको देख के लगता है कि ये पहले ही फतेह कर लेगा, इतने लंबे हैं। द सिक्स मशीन नामक पुस्तक के लेखक क्रिस गेल है। क्रिस गेल को यूनिवर्स बॉस कहा जाता है, यूनिवर्स बॉस कहा जाता है। यस बॉस सुना होगा ना, वैसा वाला बॉस। इसके अलावा आईपीएल में सबसे अधिक छक्का लगाने का रिकॉर्ड अभी भी क्रिस गेल के नाम है, 357 छक्का लगाए हैं। इसके अलावा आईपीएल में सबसे लंबी व्यक्तिगत पारी जो है, यानी एक बार खेलना स्टार्ट किया तो खेलता ही रहा, जैसे अभी तक ओडीआई क्रिकेट में सबसे लंबी व्यक्तिगत पारी 264 रन का रोहित शर्मा के नाम है, वैसे ही क्रिस गेल के नाम 176 रन की व्यक्तिगत पारी है आईपीएल के अंदर। सर्व टू विन नामक पुस्तक के लेखक नोवाक जोकोविच है। नोवाक जोकोविच क्यों चर्च का विषय है, सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट पुरुष में अब नोवाक जोकोविच के पास है, 24 है ना। इसके अलावा प्लेइंग टू विन किताब के लेखिका कौन है, साइना नेहवाल। ये भारत की महिला शटलर है साइना नेहवाल, है ना। इनके अलावा प्लेइंग इट माई बे के लेखक कौन है, सचिन तेंदुलकर साहब। सबसे ज्यादा ओडीआई इंटरनेशनल रन बनाने के रिकॉर्ड में अभी भी पहले स्थान पे सचिन साहब हैं। दूसरे स्थान पे कौन है भाई बताओ, दूसरे स्थान पे महिला जयवर्धना, तीसरे स्थान पे विराट कोहली, चौथे स्थान पे आपका रिकी पॉन्टिंग चला गया है। ए सेंचुरी महिला जयवर्धना नहीं होगा, माफ कीजिएगा, कुमार संकारा होगा। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ के लेखक कौन है, सौरव गांगुली, है ना। वर्तमान बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है, रोजर बिन्नी। बीसीसीआई के अध्यक्ष रह चुके हैं पहले कौन, सौरव गांगुली। बीसीसीआई की स्थापना 1928 में, है ना। और पहला अध्यक्ष कौन थे, आर ग्रांट गोवन। बीसीसीआई और इंडियन ओलंपिक कमेटी, इन दोनों की प्रथम अध्यक्ष, स्थापना और वर्तमान अध्यक्ष जरूर याद रखें, एसएससी के एग्जाम में पूछता है, ठीक है। और एक स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई की स्थापना 1984 भी याद रखना है। बिलीव नामक पुस्तक के लेखक कौन है, सुरेश रैना। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत के लिए पहला शतक जो है इंटरनेशनल लेवल पे सुरेश रैना ने ही लगाया था, इसीलिए कहा जाता है कि भारत के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले पहले शतकवीर सुरेश रैना है। ये शॉर्ट एट हिस्ट्री के लेखक जो है आपका अभिनव बिंद्रा साहब है। अभिनव बिंद्रा साहब पहली बार ओलंपिक खेल में 2008 में जो है व्यक्तिगत गोल्ड दिलाया था भारत को निशानेबाजी खेल में, और 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए अभिनव बिंद्रा साहब को मसाल वाला कार्यक्रम का जो है जिम्मेदारी सौंपा गया है। अनब्रेकेबल मैरी कॉम की पुस्तक है। मैरी कॉम को वर्ष 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो पेरिस में होगी उसमें जो है सेफ डी मिशन नियुक्त किया गया था, लेकिन हाल फिलहाल खबर से पता चल रहा है कि इन्होंने डिनाई कर दिया है, मना कर दिया है, तो अब फिर से कुछ ना कुछ जारी होगा। इसके अलावा ड्राइवर नामक पुस्तक के लेखक विराट कोहली हैं। बिरटू अपना जो है 12,000 T20 रन बनाने वाले पहले भारतीय हैं। विराट कोहली अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय क्रिकेट में तीसरे सबसे अधिक रन बनाने वाले हैं और सबसे अधिक शतक बनाने वाले हैं ओडीआई इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर। आईपीएल 2024 में ऑरेंज कैप के जो है होल्डर भी हैं। सटलिंग टू द टॉप नामक पुस्तक के लेखिका पीवी सिंधु है। पीवी सिंधु लगातार 2 ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। अगला प्रश्न है मनु भाकर, पूनम यादव, मीराबाई चानू, कर्नो मल्लेश्वरी, इन सभी खिलाड़ियों में निम्नलिखित में से कौन सा एक भारोत्तोलन से संबंधित नहीं है, तो मनु भाकर जो है ये भारोत्तोलन से संबंधित नहीं है, अन्य जो भी खिलाड़ी हैं वो सभी भारोत्तोलन से संबंधित है। मनु भाकर जो है ये एक प्रकार का जो है आपका निशानेबाज हैं, जबकि सभी वेटलिफ्टर हैं। भारत के अन्य प्रमुख खिलाड़ी जैसे नीरज चोपड़ा,
झा, सुमित अंतिल, अनुरानी, किशोर जेना, देवेंद्र झाझड़िया, हालांकि ये पैरा का है, सभी भाला फेंक से संबंधित है या जवलिन थ्रो से संबंधित है। फवाद मिर्जा, अनुस अग्रवाल, काफ़ी हॉट क्वेश्चन रहेगा ये, है ना। अनुस अग्रवाल जो है घुड़सवारी कोटा में जो है भारत को पेरिस ओलंपिक के लिए जगह दिलाया, तो ये अनुस अग्रवाल भी घुड़सवारी और फवाद मिर्जा भी घुड़सवारी। अंतिम पंगाल बजरंग पुनिया, गीता फोगाट, विनेश फोगाट, आपने देखा होगा कौन सा पिक्चर था, दंगल, है ना। तो ये जो है रवि कुमार दहिया, योगेश्वर दत्त, ये सभी कुश्ती से संबंधित है। पुपेला गोपीचंद, ज्वाला गुट्टा, पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, चिराग शेट्टी, सात्विक साईराज, ये दोनों राम लक्ष्मण की जोड़ी है, सभी के सभी जो है बैडमिंटन से संबंधित है। पंकज आडवाणी स्नूकर, जी मिल्खा सिंह गोल्फ, अदिति अशोक ये गोल्फर है, महिला है। भक्ति कुलकर्णी, रमेश बाबू वैशाली, आर प्रयागनंदा, पी श्याम निखिल ये 85वें ग्रैंड मास्टर बने हैं इंडिया के, और वैशाली रमेश बाबू 84वें ग्रैंड मास्टर थे, ठीक है। बी प्रणीत, है ना, बुपल्ला प्रणीत, कोनेरू हम्पी, एस विजया लक्ष्मी, सुब्बारमन विजया लक्ष्मी, डी गुकेश, है ना, डोम्मा राजू गुकेश, अभिनव मिश्रा, माफ कीजिएगा अभिमन्यु मिश्रा, ये सभी के सभी जो है शतरंज के प्लेयर हैं। और अभिमन्यु मिश्रा जो है भारतीय मूल जैसा नाम है लेकिन अमेरिकन है, और ये सबसे कम उनके शतरंज खिलाड़ी है वर्तमान में। मनिका बत्रा, है ना, मनिका बत्रा, शरद कमल, सृजा अकुला टेबल टेनिस में है, और सृजा अकुला भी चर्च में है क्योंकि ये टेबल टेनिस के रैंकिंग में भारतीयों में पहला स्थान हासिल कर लिया है मनिका बत्रा को पछाड़ के, है ना। शतरंज के पहला खिलाड़ी कहने का मतलब सबसे कम उम्र के जो है ग्रैंड स्लैम विजेता है अभी वर्तमान में अभिमन्यु मिश्रा, मैं ये कहना चाह रहा था। तो दोस्तों ये थे आज के वीडियो, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे। कोई भी कंटेंट चाहिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक क्लिक करके आप कंटेंट बाय कर सकते हैं। अब एग्जाम सामने है, आपने फ़ायदा देख लिया है, बाद में कि आपके ऊपर छोड़ता हूँ। अब तो बहुत सारा एग्जाम हमने कराया, जो मैं अपना क्लास चला के आपने एग्जाम दिया और वहाँ पे आपने देखा, तो अब भी आप नहीं समझ पा रहे हैं कि भाई मार्केट में जो है बहुत सारे कंटेंट में डूबने की ज़रूरत नहीं है। जीके जीएस में अच्छा करने के लिए लिमिट और काम की कंटेंट पढ़ना है, ठीक है। मिलेंगे हम अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।